यूआरट में क्या हो गया कि बेसिकली एक तो उसका फुल नाम मैंने बताया है आपको, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर है। ये क्या करता है, सीरियल्स टू पैरेलल कन्वर्जन मतलब कन्वर्जन करता है और डेटा पेरिफेरल डिवाइसेस के थ्रू और पैरेलल से सीरियली डेटा एट द रिसीवर एंड पे ये दे देता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट मैंने आपको ये समझाया कि जो यूआरट है उसके अंदर दो चीजें, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, एक ट्रांसमीटर एंड है, एक रिसीवर एंड है। फुल डुप्लेक्स में रिसीवर ट्रांसमीटर को एक्नॉलेज भी कर सकता है कि हाँ भाई मुझे डेटा मिल गया है। ट्रांसमीटर के अंदर रिसीवर, ट्रांसमीटर हाफ डुप्लेक्स के अंदर वन वे कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसमीटर ने तो भेज दिया है, अब रिसीवर पे गया है नहीं गया इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है। गॉट इट। अब अब दूसरी चीज आती है हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन कि भाई ये मैं आपको ये क्यों पढ़ के बता रहा हूँ कि बेसिकली देखो एट इनिशियल पॉइंट आप लोगों के लिए स्पेसिफिकेशन पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट जब मैं आपको चीजें समझाऊंगा तो आपको थोड़ा थोड़ा सा क्लिक हो जाएगा कि अच्छा स्पेसिफिकेशन में ऐसे ऐसे हम चीजें समझ रहे हैं। अब यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर के अंदर ये किस चीज पे बेस्ड है, ठीक है, ये है TL16C550 एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन एलिमेंट्स। ठीक है, दूसरा विच इन टर्न्स इज अ फंक्शनल अपडेट ऑफ इस वाली आईसी नंबर का, कि बेसिकली TL164450 का ये अपग्रेड है, 550 लेटेस्ट अपग्रेड ये है। पहले हम लोग C450 यूज करते थे, आप समझ लो इट्स अ आईसी। ठीक है, नाउ सेकेंड फंक्शनली सिमिलरली टू TL16C450 ऑन पावर अप, यानी कि सिंगल करेक्टर, और द यूआरट कैन बी प्लेस्ड इन एन alternate FIFO receive transmitted characters। ठीक है, आई होप, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये ज्यादा टेक्निकल हो रहा है, बोरिंग हो रहा होगा, बट ठीक है, ये फिगर्स आपको याद करनी है कि भाई पेरिफेरल यूनिट हमारा यूआरट पेरिफेरल यूनिट कौन सा यूज करता है, तो आप सिंपल याद रखो 551 हमारे पास एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन एलिमेंट है, ये यूज करता है। इसको आप इतना याद कर लो, TL16C550 ये लेटेस्ट हमारी है जो हम पेरिफेरल कम्युनिकेशन, मतलब आप जैसे ये वर्जन्स होते हैं ना, जैसे हमारे सॉफ्टवेयर में वर्जन्स होते हैं, इस तरीके से ये वर्जन्स होते हैं। ठीक है, दूसरा फीचर्स, इसके फीचर्स क्या है। अच्छा, फीचर से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि यू आर परफॉर्म सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन ऑन द डेटा रिसीव्ड ऑन द पेरिफेरल यूनिट, ये मैंने आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, ये एडवांटेज है कि मतलब बेसिकली ये बिट बाय बिट नहीं भेजता, ये सीरियली डेटा लेगा, पैरेलली लोड करेगा और एक बार में सारे डेटा भेज देगा। रिसीवर एंड पे क्या होगा, रिसीवर एंड पे क्या होगा कि हमने यहाँ जैसे ये मेरे पास सीरियली डेटा आया, ये मेरे पास इधर सीरियली डेटा आ गया। ठीक है, अब ये ट्रांसमीटर एंड पर ही ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सारे 1 2 3 4 5 ऐसे पैरेलली लोड कर देगा इन सबको। इट विल लोड दिस ऑल पैरेलली लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ट्रांसमीटर एंड पे। अब ये सारे के सारे डेटा जो है हमारे पास पैरेलली रिसीवर एंड पर रिसीव हो जाएंगे। ये हो गया 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, और ये मेरे पास आ गया 1 2 3 4 5। यहाँ पे मेरा ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो चुका है कि यहाँ पे मेरी ये वाली LSB बिट है और ये वाली फिफ्थ वाली LSB बिट हो चुकी है, बट इसका रिवर्स ऑर्डर कर लेंगे आप लोग। तो जो डेटा हमारा जाएगा ब्रॉडकास्टिंग में वो सीरियली 1 बाय 1 नहीं जाता। इससे क्या होगा कि डेटा कम्युनिकेशन हमारा जो है स्लो नहीं होता पैरेलली में। ओके ओके, तो सेकेंड थर्ड पार्ट है हमारे पास कि UART includes programmable board generator capable of dividing the UART clock into divisor from 1 to 65,535, producing 16 cross reference clock or 13 cross reference clock for internal transmitting for a receiver block। अब मेन पॉइंट देखिए, बेसिकली UART का मतलब है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। तो यहाँ पे होता क्या है कि हमारे पास होता है बॉड रेट जनरेटर। हमारे पास यहाँ क्लॉक पे बेसिकली ये डेटा जो है काम नहीं करता, यहाँ पे कोई क्लॉक व्लॉक नहीं होती। जैसे हमने बिहेवियरल मॉडलिंग में क्लॉक सीखी थी,
उस तरीके से यहाँ पर कोई भी क्लॉक नहीं होती है। इंस्टेड हमारे पास एक दूसरा होता है, इसको बोलते हैं बॉड रेट जनरेटर। ये एज अ, आप समझ सकते हो, एज अ क्लॉक की तरह, रेफरेंस क्लॉक की तरह काम करता है इंटरनल स्ट्रक्चर को चलाने के लिए, सिंक करने के लिए। क्योंकि जितने भी हमने अपने सोर्सेज को जो सिंक करते हैं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन क्लॉक। अब अगर सोचिए किसी सर्किट के अंदर क्लॉक ही नहीं है तो कैसे काम करेगा? तो वो काम करेगा, वो है यू हार्ट बेसिकली, और वो काम करेगा हमारे पास बॉड रेट के हिसाब से। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे इसका एक ये टेक्निकल डायग्राम है, इसका फंक्शनल डायग्राम है यू आर्ट का। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से एक बार आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक पेरिफेरल बस है। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि पेरिफेरल बस एक वो इंटरकनेक्ट है जिससे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करेगा वाया फंक्शनैलिटी। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले हम यहां से सीखते, देखो रिसीवर एंड हो गया, ये हमारे पास रिसीवर है, ये रिसीवर है, ये रिसीवर टाइमिंग कंट्रोल है, ये हमारे पास डिवीजन ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये बॉड रेट जनरेटर है। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसमीटर। देखो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर दो तरीके से हमारे सर्किट जो है डिजाइंड है, एक रिसीवर एंड पर और एक ट्रांसमीटर एंड। होगा क्या कि फीफो कंट्रोल रजिस्टर्स, इंटरप्ट्स आइडेंटिफिकेशन, इंटरप्ट अनेबल रजिस्टर्स हो गए, मॉडम हो गया कंट्रोल रजिस्टर्स के लिए, ट्रांसमीटर होल्डिंग रजिस्टर्स हो गए। ये सारे के सारे हमारे डेटा बस बफर से कनेक्टेड रहते हैं, और इसमें जो ट्रांजिशंस होती है इन आउट होती है। इन आउट का मतलब जाएगी भी और आएगी भी। जिसमें भी आप ये देख रहे हैं दो ऐसे एरो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, आउट और इनपुट, ये बाई डायरेक्शनल है, ये यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक डायग्राम और होगा जो हमें क्लियरिटी देगा यू आर्ट के इसके लिए, ब्लॉक के लिए। अभी देखो क्लॉक जनरेशन एंड कंट्रोल। अब होता क्या है कि देखो यू आर्ट बिट क्लॉक इज डिराइव्ड फ्रॉम अ इनपुट क्लॉक टू द यू आर्ट। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ क्या चीज चल रही है। ये एक हमारे पास प्रोसेसर है, प्रोसेसर मतलब समझ रहे हैं जिससे हमारे पास सीपीयू प्रोसेसर होता है ना, वो समझिए। और प्रोसेसर के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब आप समझिए कि यू आर्ट हमारे पास एक हमारे पास ये इंस्टॉल्ड है प्रोटोकॉल। ठीक है, और इस यू आर्ट के अंदर हमारे पास बॉड रेट जनरेटर है, रिसीवर टाइमिंग है और ट्रांसमीटर है। ठीक है, अब इस सर्किट डायग्राम को आप देखिए, पेज नंबर 14 पर है। ठीक है, और अब क्योंकि प्रोसेसर जितने भी हाई एंड डिवाइसेस होते हैं वो क्लॉक यूज करते हैं। अब यूआरट एक एकमात्र ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर क्लॉक यूज होती नहीं है। तो उस यूआरट डिवाइस को, जो हम ये यूआरट डिवाइस पढ़ रहे हैं, इसको हम सिंक कैसे करें? जैसे कि अभी हमने मेमोरी मॉडल के बारे में हमने जाना था, तो मेमोरी मॉडल में हम क्या कर रहे थे कि भाई जैसे एक क्लॉक थी, क्लॉक के बेसिस पे हम इनपुट और आउटपुट रीड राइट ट्रांजेक्शंस करते हैं और उसके बेसिस पे हम आउटपुट को देखते हैं। अब सपोज कीजिए कि उस किसी सर्किट के अंदर क्लॉक ही नहीं हो, तो आप रेफरेंस किसको लोगे सारी वैल्यूज को सिंक करने के लिए? मेजर इशू आ जाएगा, भाई जो मेन हेड है वही गायब हो गया। उस केस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं बॉड रेट जनरेटर। बॉड रेट जनरेटर का एक बेसिक हमारे पास फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कि यहाँ पर डिवाइजर इज इक्वल्स टू यू आर्ट इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी अपॉन डिजायर्ड बॉड रेट इंटू 16 या फिर अपॉन डिजायर्ड बॉड रेट इंटू 13। ये सेलेक्ट लाइन 0 या 1 पे हमारे पास डिपेंडेंट होता है। ठीक है, आपको कोई भी वैल्यू लेनी हो, सपोज करो आपकी 1000 मेगा हर्ट्स या फिर 50 हर्ट्स की आपकी एक वो है, एक क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, तो आप यहाँ पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी को यहाँ डालोगे, आपको जो बॉड रेट चाहिए वो डालोगे, उसको इंटू 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली एक चार्ट है बॉड रेट की डिवाइजर वैल्यू को चेक करने का। यानी कि फ्रीक्वेंसी, क्लॉक फ्रीक्वेंसी को आप बॉड रेट से डिवाइड कर दो। ठीक है, और बॉड रेट अलग अलग वैल्यूज के होते हैं, जैसे
आप देखेंगे कि 9600 होता है, ठीक है। बॉड रेट मैं आपको बताता हूँ। बॉड रेट की एक कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। बॉड रेट होता क्या है कि वो स्पीड होती है जिससे हमारा डेटा सेंड होता है, ठीक है। डेटा हमारा एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन सेंड होता है। जैसे आप बॉड रेट को आप एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो, एक्चुअली टेक्निकली ये नहीं है। आप समझ लो कि आपकी इंटरनेट की स्पीड, कि भाई मेरी अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड 40 Mbps आ रही है, तो दैट मीन्स उसकी जो स्पीड, मतलब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेटा सेंडिंग। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो डेटा ज्यादा अच्छी तरीके से सेंड होगा, ठीक है। तो एक हमारे पास ये पार्ट है। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था बॉड रेट की वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है। जो कॉमन स्टैंडर्ड बॉड रेट होता है वो 1200, 2400, 4800, 9600, हमारे पास स्टैंडर्ड होता है, बिल्कुल स्टैंडर्ड होता है। आर्डिनो और माइक्रो कंट्रोलर्स में हम यूज करते हैं, ठीक है। मिड रेंज में कॉमनली जो जीपीएस में अगर हम जो बॉड रेट यूज करते हैं वो 19,200 यूज करते हैं, 38,400 यूज करते हैं। जो हमारे पास वो मशीन होती है ना, क्या बेसिकली जैसे आप पेमेंट करते हो, आप पेट्रोल पंप पे जो पेमेंट करते हैं तो वो पेटीएम की मशीन होती है, कोई भी ट्रांजेक्शन वाली मशीन होती है, वो यूज करती है बॉड रेट 38,400 का। मतलब बेसिकली जैसे आपने कार्ड प्रेस टैप किया तुरंत एकदम आपकी ट्रांजेक्शन हो गई। जितनी ज्यादा हाई स्पीड होगी बॉड रेट की उतनी ज्यादा आपका ट्रांसमिशन होगा। मिड रेंज में हो गया 57,600 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग बॉड रेट होते हैं। मतलब यूआर्ट के अंदर हम 9600 बॉड रेट यूज करते हैं। तो आपको सपोज करो कि आपने 50 हर्ट्ज की आपकी क्लॉक साइकिल है, तो आपने 50 डाल दिया, डिवाइडेड बाय 9600 डाल दिया, इंटू 16 कर दिया, तो आपकी वो डिवाइजर की वैल्यू आ जाएगी जिससे आपको क्लॉक बनानी है, जिसके रेफरेंस है आपको क्लॉक बनानी। क्लॉक बनेगी नहीं बट रही रेफरेंस वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे चार्ट के अंदर पेज नंबर 15 पर हूं मैं। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन डेटा बिट, ठीक है, क्लॉक, डेटा क्लॉक और यूआर्ट इनपुट क्लॉक। तो देखो यूआर्ट इनपुट क्लॉक इस तरीके से है, ठीक है। और ये बी क्लॉक हमारे पास इस तरीके से साइकिल्स है, बेसिकली 16 साइकिल तक बॉड रेट की जो क्लॉक होती है बेसिकली जो। और व्हेन रिसीविंग द यूआर्ट सैंपल द बिट इज इन द 8th साइकिल। तो यहाँ पे ये जो बॉड रेट की क्लॉक है इन सबको हमें बेसिकली सिंक करना पड़ता है। दूसरा, ये हमारे पास आ गया यूआर्ट ट्रांजिशन क्लॉक एंड रिसीवर क्लॉक। देखो इस डिजाइन से तो आप मेरे ख्याल से कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे। यहाँ पे ये वाला जो डिजाइन है, राइट, ये डिजाइन से तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। एक मिनट में आपको पॉइंट करके दिखा देता हूँ। देखो इस वाले स्ट्रक्चर से तो आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे, क्या है, स्क्वायर सा कैसे बना हुआ है ये, राइट। तो ये बेसिकली क्या चीज है, ये हमारे पास डेटा पिन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डेटा पिन है। सॉरी, डेटा पिन कह रहा हूं मैं आपको, दिस इज, हाँ डेटा पिन ही है जिसमें हमारे पास मल्टीपल जब डेटा जाते हैं तो इस स्क्वायर पिन के अंदर इसमें जाते हैं। अब ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। हमारे पास जो यूआर्ट जब डेटा ट्रांसमिट करता है वो डेटा के साथ साथ कुछ और भी डेटा ट्रेवल करके लेके जाता है। सबसे पहला स्टार्ट बिट। स्टार्ट बिट ये एक्नॉलेज करता है कि अब हमारा डेटा जो है हम भेजने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमें कोई क्लास में मीटिंग सेटअप करनी है तो हम उसके लिए एक प्रायर डिसीजन रखते हैं कि भाई लेट अस सपोज कि 7 AM वी विल मीट। तो वो क्या होगा, एक स्टार्ट बिट हो गया। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि आपको सब लोगों को ये पता होगा कि 7 बजे एट 7 o'clock वी हैव अ मीटिंग टू स्टार्ट। उसके बाद जब 7 o'clock पे हमारी मीटिंग स्टार्ट होगी देन वी विल सेंड द डेटा। तो बेसिकली व्हाट वी हैव, D0, D1, D2, D3, D4, D5 एंड D6, ऐसे हमारे 7 डेटा चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका डेटा साइज ज्यादा बड़ा नहीं होता यूआर्ट को भेजने के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास पेरिटी। पेरिटी दो तरीके से होती है, इवन पेरिटी होती है, एक ऑड पेरिटी होती है। ये पेरिटी करता क्या है, पेरिटी
बेसिकली ये वैलिडेट करता है कि आपके नंबर ऑफ डेटा सही गए हैं या नहीं गए हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको एक बताया था कि क्लॉक के अंदर एक प्रॉब्लम आती है, क्लॉक ना होने से प्रॉब्लम आती है कि हम डेटा को चेक नहीं कर पाएंगे कि कितना डेटा सही गया है या नहीं गया है। तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम लगाते हैं पेरिटी चेकर। पेरिटी चेकर होता है इवन पेरिटी चेकर होता है ऑड पेरिटी चेकर होता है, दोनों का काम एक ही है इसमें कि ये नंबर ऑफ डेटा बिट्स बताएगा। जैसे मैंने सपोज करो कि आई एम द होस्ट, आई एम द मेंटर, तो अभी मैंने आपको कोई चीज अनोनमसली, मुझे आपको सपोज करो कि मेरे को आपको पार्सल भेजना है, बट आपके और मेरे बीच में टाइम सिंक्रनाइज नहीं है। सपोज करो कि मैंने जो आपके लिए पार्सल भेजा है वो भेजा है मैंने आपको मॉर्निंग में 9 o'clock, बट आपको मिल रहा है इवनिंग में 4 o'clock। तो ये तो टाइम ड्यूरेशन बहुत लंबा हो गया। अब आपको ये कैसे पता चले कि सर ने जो पार्सल या जो गिफ्ट मेरे लिए भेजा है एक्सक्लूसिवली उसको किसी ने टेम्पर नहीं किया है, उसके अंदर डेटा नहीं है, मतलब उसके अंदर किसी ने कुछ चीज निकाली नहीं है। उसके लिए व्हाट आई विल डू, उस पार्सल के अंदर या उसके अंदर में मैं चेकलिस्ट लिख दूंगा कि ओके, मैंने आपको चॉकलेट दी है, मैंने आपको एक स्मार्टफोन दिया है, मैंने आपको एक सर्टिफिकेट दिया है, 3 ऐसे ऐसे आइटम्स मैंने आपको दे दिए। गॉट इट। तो पेरिटी चेकर से आपको क्या पता चल जाएगा, अगर वो 3 आइटम आपने पेरिटी चेकर वाली लिस्ट उठाई, वो लिस्ट उठा के आपने देखा 3 आइटम है और आपने अपने बॉक्स में भी मैच कर लिया, हाँ 3 आइटम है, तो दैट मीन्स डेटा आपके पास कंप्लीट पूरा आया है। अगर आपकी लिस्ट से कोई चीज ऊपर नीचे गायब है तो दैट मीन्स आपको ये पता चल जाएगा कि यार डेटा आया तो है पर कंप्लीट डेटा नहीं आया। तो पेरिटी चेकर बेसिकली ये चेक करेगा कि आपकी इवन पेरिटी में और पेरिटी में आपका डेटा की करेक्टनेस है या नहीं है। उसके बाद हमारे पास स्टॉप हो जाता है कि डेटा अब हमारे पास स्टॉप हो गया। 2 स्टॉप यूनिट्स आती हैं, यहाँ पे 2 भी आ सकती हैं, 1 भी आ सकती है। तो ये बेसिकली कन्वर्जन चार्ट दे रखा है 16 क्रॉस बॉर्ड रेट का कि अगर अगर आपकी बॉर्ड रेट की वैल्यू 2400 है तो उसकी जो डिवाइजर वैल्यू है 3906 आएगी। तो एक्चुअल बॉर्ड रेट हो गया 2400.154। इतनी कम पॉसिबिलिटी हो जाती है एरर आने की। देखो सबसे ज्यादा एरर कब आती है, बॉर्ड रेट बेसिकली मैं दोबारा दिखाता हूँ फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए डिवाइजर ये वाली वैल्यू है, ठीक है, और यू आर इनपुट फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऊपर है, डिजायर्ड बॉर्ड रेट ये हो गया और नंबर ऑफ 16। अब एक प्रॉब्लम और आती है हमारे साथ में, इस चार्ट को आप देखना ध्यान से। अगर हम बॉर्ड रेट की वैल्यू एक्स्ट्रॉर्डिनरीली हाई कर दें तो एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैंने कितना करा है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि बेसिकली 30 लाख। मैंने सोचा कि भाई मैं 30 लाख बॉर्ड रेट बिल्कुल एकदम सुपर फास्ट कर देता हूं, मैंने मैक्सिमम ले ली 30 लाख। डिवाइजर वैल्यू तो मेरी कम आ गई बट मेरी एरर परसेंटेज कितनी हो गई, 4% हो गई। और आपको पता है कि फील्ड ऑफ वीएलएसआई फ्रंट एंड में हमारे पास एरर्स की कोई स्पेस नहीं होती, एरर्स के लिए कोई कॉर्नर नहीं होता, तो जितनी कम एरर होंगी उतना बढ़िया है। तो टेक्निकली आप देखिए मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड जो बॉर्ड रेट है वो कौन सा है, आप देखो 9600 है, क्योंकि इसके अंदर -0.04 आ रही है, तो माइनस मतलब नेग्लिजिबल ही बिल्कुल खत्म ही हो गई वैल्यू। इसीलिए हम बॉर्ड रेट यूजली 9600 लेते हैं टू गेट अ रिलायबल आउटपुट। इसके बाद आप 19200 भी ले सकते हो, बाकी सभी। अब जैसे मैं आपको बता रहा था 38400 आपकी पीओएस मशीन में भी आता है, तो उसके अंदर 0.06% चांसेस होते हैं एरर के। अब एरर क्या होगा, आपने क्रेडिट कार्ड अपना टैप किया पेमेंट के लिए और आपकी ट्रांजेक्शन नहीं हुई, या आपके क्रेडिट कार्ड टैप किया, ट्रांजेक्शन हुई, आपके अकाउंट से पैसा कटा, उसके ऊपर यूजर के अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो ये एरर हो सकती है, इस तरीके से होगी। ये हो गया हमारे पास 16 क्रॉस वैल्यू के अंदर ओवर सैंपलिंग में। दूसरा हमारे पास आता है 13 क्रॉस के अंदर। अब आप 13 क्रॉस का चार्ट देखो तो ऑलमोस्ट सारी फ्रीक्वेंसीज में शुरुआत की 4 फ्रीक्वेंसीज के अंदर ये नेगेटिव ही जा रहा है, यानी कि आप 2400 लो, 4800 लो, 9600 लो, या फिर आप 19200 ले लो, ये सारी फ्रीक्वेंसीज में बॉर्ड रेट की जो एरर परसेंटेज है -0.01% आ रहा है। आई होप इट इज क्लियर। अब दूसरी चीज, अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, यहां पर 30 लाख पर जो एरर चांसेस थे वो 4% है, और यहां पर जो 30,000 है इसमें 30 लाख में इट इज द चांसेस ऑफ एरर आर -4%। तो देखो अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर हम सैंपलिंग ले रहे हैं 16 की और 13 की तो भी ये करेक्टनेस पे
डिफाइन करेगा। तो अब एग्जांपल हो गया, एग्जांपल बॉड रेट्स एंड डिवाइजर वैल्यू रिलेटिव टू अ 150 मेगाहर्ट्ज यूआर्ट इनपुट क्लॉक एंड 16 क्रॉस ओवर सैम्पलिंग मोड्स। ठीक है, ये हमारे पास एक सिग्नल का एक बेसिकली हमारा डिस्क्रिप्शन है। तो अभी मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं, बॉड रेट के बारे में बताया, उसका फॉर्मूला बताया, इनपुट क्लॉक साइकिल के बारे में मैंने बताया, और हम कौन सी आईसी इसके अंदर यूज कर रहे हैं हम वो मैंने आपको बताया। हम आईसी कौन सी यूज कर रहे हैं, आईसी यूज कर रहे हैं TL16C550। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम हो गया, ये बॉड रेट हो गया। अब हमारे पास आ गया सिग्नल का डिस्क्रिप्शन। अब देखो सिग्नल डिस्क्रिप्शन में ऐसा कोई बहुत ज्यादा बहुत सा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो आउटपुट सिग्नल हो गया, सीरियल डेटा ट्रांसमिट करेगा, आउटपुट हमेशा सीरियल करेगा, इनपुट सीरियल डेटा लेगा, आउटपुट सीरियल डेटा देगा। इसके बीच के अंदर जो डेटा होगा इधर से उधर जो ट्रांसमिटिंग होगा वो पैरेलली होगा। ठीक है, पिन मल्टीप्लेक्सिंग में यूज टू अकोमोडेट लार्ज नंबर ऑफ पेरिफेरल्स फंक्शनल फॉर स्मॉलेस्ट पैकेज। ठीक है, प्रोटोकॉल डिस्क्रिप्शन यूआर्ट प्रोटोकॉल सेक्शन इंक्लूड्स अ ट्रांसमिटिंग होल्ड रजिस्टर जिसको THR भी बोलते हैं, और ट्रांसमीटर शिफ्ट रजिस्टर जिसको हम TSR भी बोलते हैं, क्योंकि डेटा जाएगा सीरियली और पैरेलली लोड होगा तो उसके लिए हमें शिफ्ट रजिस्टर्स भी चाहिए। राइट, बहुत ध्यान से समझना। आई डोंट फील कि ये जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है इस तरीके से आपको मिलेगी। आई कैन एक्सपेक्ट कि देखो इसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ हम लोग क्रिएटिविटी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इट्स लिटिल बिट बोरिंग, बट ठीक है, बोरिंग नहीं है, अभी धीरे धीरे आप समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपको डिजिटल समझ में आ गया, शिफ्ट रजिस्टर समझ में आ गए। ओके, तो अभी हमने ट्रांसमीटर पॉइंट समझ लेते हैं कि हमारे पास हो गया शिफ्ट रजिस्टर THR एंड TSR, ट्रांसमीटर शिफ्ट रजिस्टर्स हो गया। व्हेन अ UART इज इन अ फीफो मोड, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मोड, जो बेसिकली ट्रांसमीटर होल्ड रजिस्टर है इज अ 16 बाइट फीफो। 16 बाइट का मतलब क्या हो गया, एक बाइट में कितने बिट हो गए, 8 बिट हो गए, यानी कि 16 इंटू 8 मल्टीप्लाई करके देख लो कितने बिट का हमारे पास ट्रांसमिशन हो रहा है। द ट्रांसमीटर सेक्शन कंट्रोल्स इज अ फंक्शन ऑफ अ UART लाइन कंट्रोल रजिस्टर LCR। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन कंट्रोल रजिस्टर। LCR को मतलब बोलते हैं लाइन कंट्रोल LCR। Based on setting chosen the LCR, basically line control registers, the UART transmitter sends the following to the receive device। तो बेसिकली सबसे पहला क्या होगा, ये बोलेगा भाई मेरे पास स्टार्ट बिट के लिए 1 भेजेगा, डेटा के लिए 5 6 7 8, ये 8 हमारे पास डेटा बिट्स हैं, यानी कि 5 बिट में भेज सकता है, 6 में से भेज सकता है, 7 में भेज सकता है, 8 में, मैक्सिमम इसके पास 8 है। एक पैरिटी बिट के लिए भेजेगा, ये ऑप्शनल है या इट्स अप टू यू। स्टॉप बिट्स के लिए ये 1 भेजेगा, 1.5 भेज सकता है या 2 भी भेज सकता है। तो ये हमारे पास बेसिकली ये लाइन कंट्रोल LCRs होते हैं जो हमें ट्रांसमिशन के टाइम पर अपने डेटा के साथ एज अ कैरियर बिट हमें भेजनी पड़ती है। नाउ सेकेंड पार्ट इज अबाउट यूआर रिसीवर। रिसीवर को क्या क्या मिलता है, रिसीवर को भी यही मिलेगा। ठीक है, LCR के थ्रू सेम यही है, यहां पर भी 16 बाइट फीफो होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, रिसीवर बफर रजिस्टर हो गया। बफर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो डेटा लेता है और आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो ये RBR हो गया, रजिस्टर बफर रजिस्टर। ठीक है, RBR। ऊपर क्या था, LCR लाइन ऑफ कंट्रोल। दूसरा क्या था, ट्रांसमीटर होल्ड रजिस्टर THR। तीसरा TSR ट्रांसमीटर शिफ्ट रजिस्टर। बेस्ड ऑन दी सेटिंग, यहां पर भी हमें सबसे पहले जब हम डेटा रिसीव करेंगे तो उस पैकेज के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले स्टार्ट बिट मिल जाएगी, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। उसके बाद हमें डेटा पिन मिल जाएगी, पेरिटी पिन है, ऑप्शनल है, अगर डालना चाहो करेक्टनेस के लिए तो डाल दो, नहीं डालना तो मत डालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टॉप बिट के अंदर स्टॉप बिट मिल जाएगा कि भैया यहाँ पे अब डेटा हमारा खत्म हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेटा फॉर्मेट, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। डेटा के फॉर्मेट्स क्या है, यूआर ट्रांसमिशन इज इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। देखो कैसे होता है, सबसे पहले डेटा जाता है, फिर प्लस डेटा पिन जाती है, प्लस पेरिटी पिन जाती है, प्लस स्टॉप पिन। इस तरीके से हम लोग डेटा को भेजते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर आप लोगों से पूछ सकते हैं कि क्यों हम पहले स्टॉप बिट नहीं भेजते, क्यों हम पहले स्टार्ट बिट नहीं भेजते, पेरिटी को हम पहले क्यों नहीं भेज देते कि जिससे हमें पता चल जाए। अब भाई टेक्निकली चलो स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट का तो समझ में आता है कि ठीक है पहले तो हम स्टार्ट बिट ही भेजेंगे, लास्ट में जब खत्म हो जाएगा स्टॉप बिट भेजेंगे।
बट क्वेश्चन ये आएगा कि यार हम पैरिटी बिट को पहले क्यों नहीं भेज रहे डेटा पिन से, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि डेटा की कितनी वैल्यू करेक्ट है। बेसिकली पैरिटी बिट जनरेट होती है लास्ट में, जब हमारा पास डेटा पूरा सेंड हो जाता है, उसके बाद वो भेजता है कि अच्छा ठीक है फाइनली इतने है। बेसिकली दैट मीन्स एक बॉक्स के अंदर, अगर एक रूम के अंदर आपको मल्टीपल बॉक्स रखने हैं, तो फाइनल काउंटिंग का डिसीजन तो लास्ट में ही आता है ना, कि भाई इस बॉक्स के अंदर इतने, इस रूम के अंदर 50 बॉक्स आ चुके हैं, तो वो जो काउंटिंग होती है वो होती है लास्ट के अंदर, तो पेरिटी भी हमारे पास लास्ट में ही कैलकुलेट होता है। ओके, फिर हमारे पास ट्रांसमिशन का आ गया, इट्स ऑल्सो ठीक है, वो बात एक ही है जो मैंने अभी आपको समझाया। फिर फीफो फीफो मोड्स आ गए, फीफो मोड्स इंटरप्ट आ गए। फीफो क्या करेगा, अनेबल्स एसोसिएटेड इंटरप्ट्स, ठीक है, बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भेजेगा। फीफो पोल मोड हो गया, एनेबल्स एसोसिएटेड इंटरप्ट्स आर डिसेबल्ड, जब वो काम करेगा तो, जब बेसिकली जब फीफो काम करेगा तो वो डेटा रिसीव नहीं लेगा। अब सपोज करो जब आपने डेटा लोड कर दिया और जब फीफो लॉजिक से आपका डेटा जा रहा है, एक एक करके डेटा जा रहा है, तो उस टाइम पे ना वो डेटा लेगा एक्स्ट्रा, मतलब न्यू डेटा नहीं लेगा जब तक वो पूरा फर्स्ट डेटा हमारे पास कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये बेसिक लॉजिक है, तो आपको डिजिटल में भी पता होता है। ठीक है, अब हम जाते हैं 20 पेज हो गया। अब मेन डायग्राम ये आता है जिसे मैं आपको बता रहा था। हमारा डेटा यूआर्ट इंटरफेस के अंदर कैसे फ्लो करेगा। ये फ्लो करेगा, हमारे पास डेटा आया, कितने बिट का है ये, 0 डाउन टू 7, यानी कि 8 बिट का डेटा है हमारे पास। रिसीवर फीफो, ट्रांसमीटर फीफो, ठीक है, बेसिकली ये क्या है, फुल डुप्लेक्स वाला है कि हमारे पास डेटा जा भी रहा है आ भी रहा है। ये हमारे पास ट्रांसमीटर मोड से पैरेलल टू सीरियल गया और फ्लो कंट्रोल हुआ। पैरेलल से सीरियल गया, इस एक सिंगल वायर के थ्रू रिसीवर एंड पे गया, सीरियल से पैरेलल हुआ और फिर रिसीवर में मिल गया और डेटा में आउटपुट मिल गया। ऐसे ही अगर ये दूसरा वाला एंड यहाँ से यहाँ डेटा भेजना चाहेगा तो ये डेटा भी भेज सकता है। ये हमारे पास बेसिकली एक बेसिक फ्लो होता है इसको समझने का। फिर लूप बैक कंट्रोल है, ये बहुत मतलब एक अलग लेवल पे, इसको जब आप डीप समझोगे तो आपको समझ में आएगा, और सभी इट्स नॉट अ पॉइंट टू डिस्कस, अभी हम इसको आगे भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन पॉइंट मैंने आपको चीजें समझा दी हैं कि कैसे कैसे आपको चीजें होंगी। पावर मैनेजमेंट के बारे में है कि पावर मैनेजमेंट की हम कैसे करेंगे, पावर ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताया था मैंने आपको, क्लॉक गेटिंग का कॉन्सेप्ट बताया था कि पावर मैनेजमेंट आपको हर डिवाइस के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, जिससे कि जब वो यूटिलाइज नहीं हो तो वो शटडाउन मोड पे चला जाए, स्लीप मोड पे चला जाए या फिर कुछ देर के लिए सो जाए। इसके बाद आते हैं हमारे पास रजिस्टर्स। रजिस्टर्स हमने बात करी थी, क्या कहते हैं, रिसीव बफर होता है, ट्रांसमिटिंग होल्डिंग रजिस्टर होता है, टीएचआर होता है, आईईबीआर होता है, इंटरप्ट्स होते हैं हमारे पास, एलएसआर होता है, एलसीआर होता है। ठीक है, तो ये आप डिटेल में, आपके पास स्पेसिफिकेशन है तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स जस्ट डू वन थिंग, वी जस्ट ब्रेक दिस इनटू टू पार्ट्स। आज के लिए वी जस्ट कीप दिस ओनली, और इसके बाद हम यूआर्ट का फर्दर फ्लो हम इसका बाद में पढ़ते हैं। ओके।